नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपके लिए जानने को जरूरी खबरों को अगर एक शीर्षक के भीतर हम समेटें तो सार यह है कि अगर सभी अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया। जिन्हें देश के खिलाड़ियों की जीत पर जश्न मनाना चाहिए, वो खिलाड़ियों का जाति धर्म गूगल पर खोज रहे हैं। जिन्हें भारतीय टीम की जीत पर खुशियां जाहिर करनी चाहिए, वो अपने राज्य की राजनीति के हिसाब से खिलाड़ियों का बंटवारा कर रहे हैं। जिन्हें संसद में जनता के हित में काम करना चाहिए, वो सभी राजनीतिक दल आपस में उलझकर आम आदमी का अब तक 133 करोड़ रुपया हंगामे में बर्बाद कर चुके हैं। और जिन्हें महंगाई संभालनी थी, जिन्हें अर्थव्यवस्था संभालनी थी, वो बंटाधार होने पर कह रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाल किले से दिया गया पहला भाषण ही महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इन सारी खबरों पर आपको हम दस्तक के पहले आधे घंटे के हिस्से में लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर बटी और बांटने वाली उस सोच पर आप दस्तक दीजिए, जिसे ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों के मेडल से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि किस खिलाड़ी की जाति क्या है, खिलाड़ी किस जाति की है, किस धर्म की है। हम भारत के ज्यादातर लोग शादी धर्म और जाति देखकर करते हैं। काफी लोग वोट भी जाति देखकर ही देते हैं। खाना भी कई बार जाति धर्म के नाम पर चलते भोजनालयों में खाते हैं। जाति और धर्म देखकर दुल्हा दुल्हन, नेता और भोजन चुनने वाले देश में जब खेल और खिलाड़ियों ने मेल कराया तो कुछ लोग उसमें भी जाति धर्म ही खोजने लगे। कैसे, देखते जाइए। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर जीत हासिल करती है। जहां पॉइंट लिखे रहते हैं, वहां पीवी सिंधु की जाति और धर्म नहीं, सिर्फ लिखा रहता है इंडिया और देश का तिरंगा दिखता है। पीवी सिंधु की टी शर्ट पर लिखे नाम के नीचे भी कोई जाति धर्म नहीं लिखा होता, लिखा जाता है इंडिया यानी भारत। और मेडल लेती सिंधु की जर्सी पर आगे लिखा होता है इंडिया, कोई जाति और मजहब नहीं, क्योंकि देश को एक करने वाली खिलाड़ी की जिंदगी के हर कॉलम में गर्व से भरा जाता है इंडिया। लेकिन जब देश में एक तरफ भारतीय सिंधु की जीत पर देशवासी एक होकर जश्न मनाते रहे, तब भी जाति धर्म के रंग में बटे लोगों ने सिंधु को अपनी बटी हुई सोच के लिए तलाशना शुरू किया। 29 जुलाई को सिंधु के क्वार्टर फाइनल में दाखिल होने से लेकर 1 अगस्त को सिंधु के कांस्य पदक जीतने के बाद तक गूगल ट्रेंड यानी लोगों ने गूगल पर क्या खोजा, इसका गणित बताता है कि भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जो पीवी सिंधु की जाति खोजने में लगे थे। 1 अगस्त को सुबह 8:30 बजे यानी सिंधु के कांस्य पदक हासिल करने के थोड़ी ही देर में देश में सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी गूगल पर सिंधु की जाति खोजने में लग गई थी। सिंधु की जाति खोजने वाले सबसे ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश में थे। नंबर 2 पर तेलंगाना, 3 पर कर्नाटक, फिर हरियाणा और बिहार। यही गूगल सर्च किया जा रहा था कि आखिर पीवी सिंधु किस जाति की है। हैरान करने वाली बात, आज तक की रिसर्च टीम हमें बताती है कि 1 अगस्त को पीवी सिंधु की रैंकिंग में जितने लोगों को दिलचस्पी थी, 1 अगस्त को ही सिंधु की जीत के बाद उससे ज्यादा जिज्ञासु देश में ऐसे आ गए जो देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी की रैंकिंग की जगह उसकी जाति कौन सी है ये जानना चाहते थे। जब कोई मंत्री बनता है तो उस जाति के समूह की तरफ से बधाइयों के संदेश अखबारों में छपते हैं। उस जाति के समूह की तरफ से सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। संभव है कि देश को एकता में पिरोने वाले खेलों में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों में भी जाति और धर्म का पता किया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने पाले में बांटा जा सके। और इसीलिए खिलाड़ियों में धर्म भी खोजा जा रहा है, जाति भी खोजी जा रही है। ये है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। बॉक्सिंग में कांस्य पदक पक्का कर चुकी हैं। 4 अगस्त को सेमीफाइनल मुकाबला है। असम के गोलाघाट जिले में रहने वाली भारतीय बॉक्सर के गांव तक आज तक पहुंचा। यहाँ तक पक्की सड़क भी नहीं होती थी पहले। ओलंपिक में जीत के बाद ही प्रशासन सड़क बनवाने पहुंचा है। ये परिवार देश के लिए गर्व का मौका दे रहा है, लेकिन उस गर्व के पल में भी लवलीना की जाति धर्म खोजने वालों की कमी नहीं। 30 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में लवलीना जीतकर कांस्य पदक पक्का करती है और उसी के बाद गूगल पर देश में लोगों की दिलचस्पी लवलीना की जाति जानने वालों की तादाद से बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोगों ने सर्च इंजन पर यही सर्च किया कि लवलीना किस जाति से आती है, जबकि दावा है कि असम, गोवा, पश्चिम बंगाल के बहुत से यूजर्स
ये खोज रहे थे कि लवलीना का धर्म क्या है। खिलाड़ी से ज्यादा खिलाड़ी के जाति और धर्म में खेल करने वालों की दिलचस्पी क्या देखिए। हमने पाया है कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लवलीना का धर्म खोजने वाले सबसे ज्यादा गूगल पर आए। इसके बाद लोगों ने देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी की जाति की तलाश शुरू कर दी और गिने चुने लोगों की ही जिज्ञासा लवलीना की रैंकिंग जानने को लेकर थी। सोचिए, खिलाड़ी जिन्हें ना धर्म जिता सकता है ना कोई जाति हरा सकती है, जो देश के लिए खेलते हैं, भारतीय होने पर गर्व करने का जो मौका देते हैं, उन्हें भी जाति और धर्म के खांचे में बांटने के खेल में कुछ लोग लग जाते हैं। कोलाघाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। देखा आपने, अगर हम ऐसे ही जाति धर्म खोजते रहे तो क्या जीतेगा इंडिया। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, हम लोग कभी किसी को अगर खून की जरूरत होती है तो क्या लिखते हैं कि फला जाति या फला धर्म के लोग आकर ही रक्तदान करें। अंग प्रत्यारोपण की अगर किसी को हमारे घर में जरूरत पड़ती है तो क्या किसी विशेष जाति या धर्म के व्यक्ति से ही हम अंगदान की अपील करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हमारे देश में जाति धर्म जरूर हम खोजते हैं। 2016 ओलंपिक में भी पीवी सिंधु के सिल्वर मेडल जीतने पर उनकी जाति अचानक से सर्च करने वाले लोग जाति को बढ़ गए। 2016 में ही साक्षी मलिक ने भी मेडल जीता तो लोग उनकी जाति सर्च करने लगे थे। 2018 में एथलीट हिमा दास ने जब विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तब भी गूगल पर ऐसे लोगों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई जो हिमा दास की जाति को जानना चाहते थे। और इसी तरह विंग कमांडर अभिनंदन की जब 2019 में पाकिस्तान से वापसी हुई, तब भी लोग उनके बारे में यही जानने को गूगल पर जिज्ञासु दिखे कि विंग कमांडर अभिनंदन किस जाति के हैं। ऐसा खोजने वालों को यह समझ होगा कि सिंधु हो, लवलीना हो, अभिनंदन हो, हिमा दास हो, इन सब ने अपनी पहचान अपने काम से बनाई है, अपनी जाति से बिल्कुल नहीं। जो खुद कुछ करने से डरते हैं वही लेते हैं जाति का सहारा। जैसे राजनीति में सहारा लिया जाता है कुछ अच्छा हो जाने पर खुद क्रेडिट पाने का। इसकी कहानी दिखाने के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां सरकार खुद मेडल लाने वाले पुराने खिलाड़ियों को नौकरी देने का वादा नहीं निभा रही है। लेकिन ओलंपिक में टीम भारत जीते तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बताना बिल्कुल नहीं भूलते कि गोल्ड पंजाब की खिलाड़ियों ने किया है। क्या ऐसे बांटने से जीतेगा हमारा इंडिया? सफलता मिलते ही उसे भुनाने वाले आ जाते हैं। जैसे देश की पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को और महिला भारतीय हॉकी टीम ने सोमवार को जब ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिर्फ पंजाब के खिलाड़ी ही दिखे। महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की तो कैप्टन ने ट्वीट किया, अमृतसर की गुरजीत कौर का खास नाम लिया, ये कहते हुए कि इन्होंने ही वो इकलौता गोल किया जिससे भारत जीता। और पुरुष हॉकी टीम की रविवार को मिली जीत पर कैप्टन इस बात को लिखकर सोशल मीडिया में विवादों में आ गए कि ब्रिटेन को हराने वाले तीनों गोल पंजाब के खिलाड़ियों ने किए। सोशल मीडिया में कैप्टन अमरिंदर के इन्हीं ट्वीट पर देश में काफी लोग उन्हें चक दे इंडिया फिल्म का शाहरुख खान का डायलॉग याद कराने लगे कि मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। फिर भी अगर पंजाब के खिलाड़ियों की चिंता पंजाब सरकार को है तो देखिए इन तस्वीरों को। ये पंजाब के वो खिलाड़ी हैं जो चल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने पंजाब का नाम रोशन करके मेडल जीता। इनका कभी स्वागत करके सरकार अपना खिलाड़ी प्रेम दिखाती रही। उन्हीं को पंजाब में पुलिस के हाथों धक्का दिलवाया गया, मेडल तक तोड़वा दिया गया था, क्योंकि पिछले महीने पंजाब सरकार से रोजगार के वादे पर मिले धोखे से हारे खिलाड़ी मुख्यमंत्री को मेडल वापस करने निकल पड़े थे। हम जो मेडल अपने वापस करने आए हैं, स्टेट कैप्टन सरकार को वापस करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं दी गई, इनका हमें कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया। हम जो भी अपनी गेम अब तक कर रहे हैं वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं। अब हमारे जो घर परिवार है, हमारी शादीशुदा है, हमारी फैमिली है, उनका गुजारा करने के लिए हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। वादा किया था भी सारे जिन्हें पैरा खिलाड़ी उन्होंने नौकरियां देंगे, पर सरकार ने वादा खिलाफी की है तो किसी प्लेयर को कोई नौकरी नहीं मिली। इसीलिए दस्तक देता सीधा सा सवाल है, अगर देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की जीत में राज्य का नाम लिखना मुख्यमंत्री नहीं भूलते, तो फिर जिन्होंने पहले पंजाब का नाम देश विदेश में रोशन किया, उन्हें कई बार आश्वासन देकर भी नौकरी का वादा सरकार क्यों नहीं निभा पाई? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज। जहां रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मामले पर होनी थी चर्चा, वहां खर्चा जनता के पैसे का ज्यादा हुआ और चर्चा न के बराबर। तो जब संसद में काम न होने पर सरकार ही खुद ये बताए
कि 130 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद हो गए, तो ऐसे कैसे जीतेगा हमारा इंडिया? 2 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे 20 मिनट में राज्यसभा स्थगित, 40 मिनट में लोकसभा। So the House is adjourned to meet at 12 noon. आप लाखों जनता, लाखों मतदाताओं का रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज अपने अपने स्थान पर जाइए। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोमवार दोपहर 12 बजे 32 मिनट चलकर राज्यसभा ठप, सदन स्थगित। 12 मिनट के भीतर लोकसभा भी स्थगित हो गई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। सोमवार दोपहर 2 बजे राज्यसभा हंगामे के बीच चलकर 40 मिनट में स्थगित हो गई। लोकसभा 25 मिनट बाद तीसरी बार स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई 3:30 तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे 10 मिनट के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गए। The House will adjourn to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd August. सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 3 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। These two are very important bills for you. बस जिस सदन में बैठकर जनता का काम करने के लिए जनता ने जिताया, वही सदन नहीं चल रहा, बाकी सब कुछ चल रहा है। बैठिए, आप लोग चर्चा करा सकते हैं। बैठिए, चर्चा होगा। अकाली दल और बीएसपी का सदन के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को कैसे विपक्ष का जवाब देना है, इसका मंत्र चल रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ एक बैठक कर चुके हैं। मंगलवार को नाश्ते पर नई रणनीति बनाने का मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुलायम सिंह और लालू यादव के बीच बैठक चल रही है। बीते हफ्ते में रोज गांधी प्रतिमा के सामने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है। सब कुछ हो रहा है, बस सदन नहीं चल रहा। तो सरकार के सूत्रों ने शनिवार को कहा कि अब तक सदन 107 घंटे चल जाना चाहिए था। वहां संसद में 89 घंटे का कामकाज हंगामे के कारण नहीं हुआ। दोनों सदन कुल मिलाकर 18 घंटे चल पाए और इस सत्र में जनता के पैसे से चलने वाली संसद की कार्यवाही में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा हंगामे में बह गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या उनका प्रधानमंत्री बनने पर दिया गया भाषण 74 साल बाद बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार हो सकता है? मध्य प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री विश्वास सारंग ने पंडित नेहरू को ही आज की महंगाई का जिम्मेदार बताया है। बाद में नेहरू की नीति और रीति को कसूरवार ठहराया है विश्वास सारंग ने। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग को हिंदी वर्णमाला, अर्थशास्त्र और कारोबार की किताब पढ़ने के लिए भेजकर अपना विरोध जता रहे हैं। महंगाई पर राजनीति ज्यादा है, समाधान कम। सवाल हमारा जस का तस है, ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया? पोथी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस की 2 किताबें, जिनमें से एक बिजनेस लॉ की और मैक्रो इकोनॉमिक्स। AAEE से अर्थशास्त्र पर व्यक्ति से लेकर देश और सरकारों के फैसले तक का पाठ पढ़ाने वाली किताबों की ये भेंट मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सप्रेम मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इंदौर से भोपाल भेज रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी वजह है शनिवार का विश्वास सारंग का दिया गया ये ज्ञान। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी
भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। यूं तो बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को भाषण दिया था। लेकिन तारीख छोड़िए, बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग की माने तो क्या तेल के दाम 100 रुपए के ऊपर जाने के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण जिम्मेदार है? दाल के दामों में 30 से 40% के उछाल के लिए भी क्या नेहरू को ही दोष दिया जाएगा? पिछले महीने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का उबाल भी क्या जवाहरलाल नेहरू के भाषण से आया? सफाई में विश्वास सारंग की दलील ये रही है, उन्होंने गलत ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था तो वो कृषि आधारित होना था, क्योंकि इस देश की 60% आबादी आज भी कृषि पर अवलंबित है। यदि इस देश की आजादी के तुरंत बाद इस देश में कृषि को, खेत को, किसान को और खलियान को मजबूत करने का काम कांग्रेस करती तो शायद इस देश की स्थिति आज अलग होती। कांग्रेस के नेता मेरे बयान की निंदा कर रहे हैं, उन्हें उनके पेट में दर्द हो रहा। पेट में दर्द क्या? कांग्रेस ने तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री को दोबारा स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए किताबें भेज दी। बुद्धि में हमें तरस आता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। आज एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश सरकार ने खोल रखे हैं, वो जाके पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाके पढ़े। हिंदी की वर्णमाला आज हमने इसीलिए उनको भेजी है, आ उ ई की किताब हमने उनको भेजी है ताकि वो पढ़ लिख लें। उसके बाद उनको कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की किताबें भेजी जाके वो पढ़ें कि अर्थव्यवस्था किस तरह से बनती है, किस तरह से बिगड़ती है, ताकि वो हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताना बंद करें। ये तो आपसी सियासत है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो देश में जब किसानों पर 16,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो मध्य प्रदेश के किसानों पर ही अकेले 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 15 साल से ज्यादा वक्त से है। अब अगर अब भी महंगाई के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है, तो चुनाव में नेता 5 साल में तकदीर और तस्वीर बदलने का वादा जो करते हैं, क्या वो भी एक जुमला है? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।